डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स रिलेशन विद बॉन्ड एनर्जीज। मतलब इसमें हम फोर्स कांस्टेंट को कैसे डिटरमिन करेंगे, उसका कुछ एक न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है दैट इज कि अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मे बी कंसिडर्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया ही था कि हम जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल को एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है कंसिडर करके फिर हमने उसका पूरा एनर्जी लेवल्स निकाले थे। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से क्या मतलब होता है कि एन ऑसिलेटर in which the restoring force is directly proportional to the displacement। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, सपोज ये हमारे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस समय जो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसे हमने ReQ मान लिया था, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मान लिया था, ठीक है। और फिर हमने ये बात की थी कि अगर हम इस बॉन्ड को स्ट्रेच करेंगे यानी कि खींचेंगे, तो जब खींचेंगे तो बॉन्ड कुछ लंबा हो जाएगा, और जब बॉन्ड लंबा होगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक। तो अब जो ये डिस्प्लेस हो गया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है यानी कि अब जो बॉन्ड लेंथ इनके बीच यानी कि जो अब जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम R मान रहे हैं, ठीक। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने x से डिनोट किया था और ऐसे भी डिनोट किया था कि हम डिस्प्लेसमेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो r माइनस ReQ कर सकते हैं, ठीक है। कि पहले जो ओरिजिनल था इनके बीच में बॉन्ड डिस्टेंस वो सिर्फ इतना था, ठीक है। बाद में हुआ इतना, यानी कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं कि अब जो डिस्प्लेसमेंट फाइनली हो गया है, यानी जब ये स्ट्रेच होके आए हैं, स्ट्रेच बॉन्ड के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसमें से हम डिवाइड कर देंगे जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ थी, यानी हम R में से ReQ को माइनस कर रहे हैं और इसको हम x के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक। तो हुक्स लॉ ये कहता था कि हमेशा क्या होगा कि जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब हमने जितना भी डिस्प्लेस कराया है उसके अगेंस्ट एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। यानी कि एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश करेगा ये मॉलिक्यूल जो होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जहां जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हमने कराया इस डायरेक्शन में, हमने बी को इधर खींचा और ए को इधर खींचा, ठीक है। और ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, खींच के हमारा ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया स्ट्रेच होने के बाद बॉन्ड। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पाने की कोशिश कर रहा है, तो रीस्टोर कर रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को। तो एक रीस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट की, तो यही हुक्स लॉ था। तो ऐसे ऑसिलेटर को, एन ऑसिलेटर इन विच द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, तो हम इन अकॉर्डिंग विद हुक्स लॉ तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये सब कुछ मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एक्चुअली जो रीस्टोरिंग फोर्स था, जो भी हमने उसको F माना है, वो प्रपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। यानी जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके प्रपोर्शनल, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना तेजी से हम बाहर की साइड बॉन्ड खींचेंगे, उतना तेजी से वो अंदर की साइड अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ये ऑपोजिट पोजीशन में लगता है तो हम इसको माइनस F दिखा सकते हैं। माइनस साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये के जो हमने लगाया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, और फिर माइनस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, चाहे तो माइनस एफ इज इक्वल टू के एक्स लिखें या एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखें। तो यहाँ पर एक्स जो है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस टू विच द एटम्स हैव बीन स्ट्रेच्ड माइनस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, कि जब एटम स्ट्रेच हो गए हैं उनके बीच का डिस्टेंस r था, उसमें से हम अगर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो वो x के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर जो हम k की वैल्यू को बता रहे हैं, तो k क्या होगा यहाँ पर, इसको हम बोल देते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्स कांस्टेंट, ठीक। अब अगर हम इस x की वैल्यू को 1 सेंटीमीटर मान लें, मतलब हम ये माने कि पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस एफ हो जाएगा। यानी हम जैसे ऊपर अगर हम दिखाएं कि x की वैल्यू को 1, तो f इज इक्वल टू माइनस के कर लीजिए या k इज इक्वल टू माइनस एफ कर लीजिए, एक ही बात है। तो अब यहाँ से हम फोर्स कांस्टेंट की
एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। और फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी कि पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसी को हम फोर्स कांस्टेंट बोल दे रहे हैं। ठीक, तो ये थोड़ा एक फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए था कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हम देख रहे हैं? इसके बाद हम देखेंगे कि फोर्स कांस्टेंट को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका रिलेशनशिप निकाल रहे हैं एक्चुअली। तो फोर्स कांस्टेंट इज फाउंड टू बी रिलेटेड टू द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो थी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, कि जिस फ्रीक्वेंसी पर वो ऑसिलेट कर रहा था, तो वो हमने हर्ट्ज में निकाली थी स्टार्टिंग में, तो उसको हमने ओमेगा ओएससी से दिखाया था और उसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई अंडर रूट, ये पूरे का अंडर रूट है k अपॉन म्यू हर्ट्ज में। ये हर्ट्ज में, इसको हम हर्ट्ज को यहाँ पर हम सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और हर्ट्ज से अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करना हो तो भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कि ओमेगा ओएससी तब हम दिखाएंगे ओमेगा बार ओएससी इज इक्वल टू ओमेगा ओएससी डिवाइडेड बाय सी, यानी इस पूरी इक्वेशन को हम सी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ओमेगा बार ओएससी जो वैल्यू आएगी वो हमारी सेंटीमीटर इनवर्स में होगी। ठीक है, तो यानी अगर हमें ओमेगा बार ओएससी निकालनी है तो 1/2 पाई सी करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो वो हमारी सेंटीमीटर इनवर्स में ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। तो फिलहाल हम हर्ट्ज की बात करेंगे सेकंड इनवर्स की, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट का जो रिलेशनशिप है उसमें जब हम ओमेगा रखेंगे, यानी जो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी रखेंगे वो सेकंड इनवर्स में रखी जाती है या हर्ट्ज में रखी जाती है, एक ही बात है, हर्ट्ज बोल दीजिए या आप उसको सेकंड इनवर्स बोल दीजिए। तो अगर हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इस वाली इक्वेशन को, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, उसको दोबारा लिख सकते हैं। और कैसे लिखेंगे? k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओएससी म्यू। ठीक है, क्यों कर सकते, देखो ये कैसे आई, ये वाली इक्वेशन हमारे पास कैसे आती है, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये पूरी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी। तो जो वैल्यू अंडर रूट में होती है हमारी, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये गया यहाँ पर, ये स्क्वायर है बेटा, ये ऐसे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हमारी अंडर रूट में अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो k अपॉन म्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको k अपॉन म्यू, और 1/2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा ओमेगा स्क्वायर है ही, तो मैं ओएससी नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर करके छोड़ दे रही हूँ उसको। तो अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 पाई स्क्वायर और म्यू जो है इधर पहुंच जाएंगे। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये k इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओएससी म्यू। और म्यू क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा रिड्यूस मास। और रिड्यूस मास मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कैसे हम डिनोट करते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और ये m1 m2 क्या है? जो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया था उसके जो एटम्स हैं उनका जो ये है मास है, m1 और m2, एक एटम का m1 और दूसरे का m2। तो इससे क्या होता है कि दस नोइंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अगर हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम पड़ जाए और एटम्स के हमें मासेस मालूम पड़ जाए एंड द मासेस ऑफ द एटम्स ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, देन द फोर्स कांस्टेंट k कैन बी कैलकुलेटेड। फिर तो हम k को इजीली कैलकुलेट करते हैं। भाई हमारी इस वाली इक्वेशन में, जो हम ये वाली इक्वेशन देख रहे हैं, अगर हमें m1 m2 पता चल जाए और फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पता चल जाए, तो हम k की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम k की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि हम कैसे इसकी k की वैल्यू को डिटरमिन करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट फॉर द बॉन्ड इन HCl फ्रॉम फैक्ट दैट द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, जो इसमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो 8, यानी ओमेगा ओएससी की जो वैल्यू दे रखी है 8.667 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स में दी हुई है। ठीक, तो अब सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर हमने ले रखा है अपना डायटोमिक मॉलिक्यूल HCl, ठीक है, तो इसमें एक का मास हम m1 मान ले लेंगे और दूसरे का मास हम m2 मान लेंगे। तो m1 हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम के लिए है, अगर हम m1 हाइड्रोजन एटम के लिए बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम का 1.008 डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये क्या चीज़ थी हमारे पास? एवोगेड्रो नंबर था। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हमने मास को जो है इससे क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जो 1.008 है
मास हमारा, वो हमारा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम का। और 1 मोल का क्या मतलब होता है? 1 मोल का मतलब है उसमें इतने एटम्स होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23। और अगर हमें एक एटम का निकालना है तो एक एटम के लिए निकालने के लिए हम 1.008 को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको डिवीजन दे रखा है। तो ये ग्राम में था, बस हमने इसे किलोग्राम में चेंज, मतलब पूरा सॉल्व किया फिर इसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। ऐसे ही हम क्लोरीन एटम का निकाल सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम का कितना मास होता है? 35.5। तो 1 एटम का कितना हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, और इसको भी हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया। फिर यहाँ से हम म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी ये। और ऑलरेडी गिवन क्या है हमें? वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है 8.667 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 13। ठीक, और हमारे पास k के लिए क्या फॉर्मूला था? k इज इक्वल टू 4π² ओमेगा स्क्वायर म्यू। तो बस हमने इन सारी ऊपर वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारा आंसर जो फोर्स कांस्टेंट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो पूरा का पूरा यूनिट के साथ हम लिखते हैं। तो देखिए ये सेकंड माइनस 1 का स्क्वायर है, तो सेकंड माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेकंड माइनस 2। और यहाँ पर क्या है? आगे क्या आ गया? किलोग्राम। तो हम किलोग्राम, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर मीटर के। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर को हमने कैसे लिख रखा है? ये है न्यूटन पर मीटर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 483.1 हम इस तरह से निकाल। तो अगर हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें मास पता है एटम्स का, तो हम फिर इजीली जो है फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब फोर्स कांस्टेंट का रिलेशनशिप इसकी बॉन्ड एनर्जी, किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के साथ कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। तो फोर्स कांस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है? दिस फोर्स कांस्टेंट K इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। इसकी हेल्प से हम किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देख लेंगे आगे। देयरफॉर इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी मतलब सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से जब बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं वो उनकी मल्टीप्लिसिटी होती है। सिंगल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी, डबल बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की 3 हो जाएगी। तो क्या होगा? जैसे, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ का मेजर है, यानी जैसे जैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड के लिए दे रखा है फोर्स कांस्टेंट, जैसे ये जो गिवन दे रखा है 5 × 10⁵, और ये वैल्यू होती है डाइंस पर सेंटीमीटर में। ठीक है, और C डबल बॉन्ड C यानी कार्बन की और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो हमारे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 10 × 10⁵। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जा रही है फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू की हेल्प से हम किसी बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी को भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे तो आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह से तो नहीं आएगा कि किसकी कितनी वैल्यू है, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि दो बॉन्ड्स की फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हो और फिर आपसे वो उसकी स्ट्रेंथ पूछ सकता है या मल्टीप्लिसिटी पूछ सकता है, तो फिर वो आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। नाउ वी कैन रिलेट द फोर्स कांस्टेंट विद द बॉन्ड एनर्जी। अब हम इस फोर्स कांस्टेंट को इसकी बॉन्ड एनर्जी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के साथ? तो एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी होती क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ केमिकल बॉन्ड। किसी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है बस वही बॉन्ड एनर्जी होती है। तो देखिए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा हमें बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हमने ऊपर भी देखा कि फोर्स कांस्टेंट भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का मेजर है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है बॉन्ड की स्ट्रेंथ वैसे बढ़ रही है। मतलब क्योंकि मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है ना, यहाँ टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी तो इंक्रीज कर रही है मल्टीप्लिसिटी के साथ। तो जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज कर रही है और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा
फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। या अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो हम ये भी, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ही मेजर होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम उसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे या मल्टीप्लिसिटी जितनी ज़्यादा होगी किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स की, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। देखिए सिंगल बॉन्ड को अगर हम तोड़ें तो हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास सिर्फ एक लकड़ी है, उस एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो बहुत ईजिली टूट जाएगी, दो लकड़ियों को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसी तरह अगर हम हमारे पास 3 लकड़ियां हो तो उसे तोड़ने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो बॉन्ड को आप लकड़ी के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड की एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बॉन्ड एनर्जी और फोर्स कांस्टेंट बिल्कुल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल समझ लीजिए कि फोर्स कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी फोर्स कांस्टेंट भी उतना ज्यादा होगा। जैसे कि हम अभी मैंने आपको समझाया ही कि ट्रिपल बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन द डबल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड्स। तो ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। और इसी तरह से बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट हो चाहे बॉन्ड एनर्जी हो, जैसे जैसे बॉन्ड्स की मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी यानी जैसे जैसे बॉन्ड्स का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, ये मैंने फिर से दोबारा से इसमें यहाँ पर लिख दिया था ये। तो इस यहाँ पर जो है ये लाइन तो आई गई। या फिर हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एज द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इंक्रीजेज बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, या जैसे जैसे बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो मेन चीज़ है हमारे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ, दोनों ही चाहे वो फोर्स कांस्टेंट हो चाहे वो बॉन्ड एनर्जी है, दोनों ही बॉन्ड की स्ट्रेंथ का मेजर है। ठीक है, यानी दोनों की हेल्प से हम बॉन्ड स्ट्रेंथ बता सकते हैं। मतलब कंपैरिजन करने को आ जाए कि भाई अगर एक की बॉन्ड एनर्जी 346 है और दूसरे की बॉन्ड एनर्जी 598 है तो कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमें मालूम पड़ जाएगा बॉन्ड एनर्जी की हेल्प से। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। या फिर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हो कि एक बॉन्ड की वैल्यू है 5 × 10⁵, दूसरे की है 10 × 10⁵, तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फोर्स कांस्टेंट जिसका सबसे ज्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या उसकी मल्टीप्लिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो फोर्स कांस्टेंट और बॉन्ड एनर्जीज दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शनल होती हैं, तो हम K प्रपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है और फोर्स कांस्टेंट को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में तो मैंने ये छोटा सा टॉपिक था यही डिस्कस किया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।